इंडिया में अभी 8 करोड़ लोग हैं जो डायबिटिक, शुगर, मधुमेह के बीमारी से जूझ रहे हैं एंड प्री डायबिटिक, हालांकि उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अभी फुल फ्लेज डायबिटिक हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से लोग सोचते ठीक है जब होगा देखा जाएगा। तो 8 करोड़ और लोग हैं जिनको डायबिटिक अभी होने वाला है अगले 5 साल 10 साल में। दैट मींस वी हैव अराउंड 15 16 crores of people who are going to be diabetic patient, just one disease. Now look at a lot of other lifestyle conditions like cardiac related issues. So in the pandemic, we have seen a lot of people who have died out of COVID-19, but बहुत सारे और लोगों की मौत हुई है जो कार्डियक कंडीशंस को अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि ओपीडीज बंद है, अस्पताल में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, कई सारे लोग डर भी रहे हैं कि भाई घर में रिकवरी अच्छी होगी, हॉस्पिटल जाना नहीं है। ऑल दिस इज द सिचुएशन। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, if we have a mechanism to find out what are the future diseases that we can get maybe 5 years 10 years 15 years 20 years before, and उसके लिए जो दवा है, उसके लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, उसके लिए जो भी फूड कंजम्पशन है, वो अगर अभी से हम लोग चेंज करना लगे और हमारे डे टू डे दिन में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ पनिशमेंट or depriving of some fun that we can have with food and everything, I think it's going to be a fantastic thing. So that at the government level, government definitely should be thinking, whereas of course we are काफी इसमें पीछे हैं, we are still looking at very very unscientific things. So now what's the role of genetics in the medical world? इसके बारे में चर्चा करने के लिए we've got the next speaker, and it's a very very special person. He is a medical doctor, and I would be very proudly saying that he is a doctor with a lot of difference, and the reason for that is he is not only a very senior accomplished surgeon with vast academic background and practical background of conducting a lot of surgery, treating a lot of patients, but he is somebody who actually introduced or rather fought for his community, amongst his community, for patient-centric ethical medical practices. आपने अभी देखा बहुत तो वहां पे पेशेंट्स के इंटरेस्ट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बिकॉज एवरी हॉस्पिटल एंड एवरी एस्टेब्लिशमेंट इज अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। वहां पे बिल्डिंग है, वहां पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारा खर्चा है, तो इसके लिए सीन एज मोर कमर्शियल एंड बिजनेस। But within that environment, to fight for a patient-centric their rights and treatment is it deserves special appreciation. So he is a senior urologist. He hails from Belgaum of Karnataka, where he owned his own practice and hospital. And in his hospital, he has actually treated a lot of इकोनॉमिकली लोअर स्ट्राटा के लोग जो पुअर पेशेंट्स हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी उन्होंने किया है। एंड खास करके लॉकडाउन के दौरान भी हमारे लिए उन्होंने वेबिनार्स किए हैं। एंड ही हैज बीन वन पर्सन, आई विश वी हैव डॉक्टर्स लाइक दिस विद अ ह्यूमन टच and a lot of empathy towards his patients. So I would like to, with your waving of your hands, would like to introduce the next speaker, our very own, the medical advisor board के member हैं Dr. Nikhil Valjekar. Dr. Nikhil Valjekar, over to you. Yeah, thank you, Stan, for those kind words. Good morning to all of you. And Stan, if you can start the presentation, I would like to proceed with my talk. Yes. So आज का जो मेरा जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है रोल ऑफ न्यूट्रीजिनोमिक्स इन कोविड। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा रोल ऑफ न्यूट्रीजिनोमिक्स इन क्लिनिकल मेडिसिन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर कोविड में जो जेनेटिक्स का रोल है या न्यूट्रीजिनोमिक्स का जो रोल है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपने अभी जो स्पीकर थे डॉक्टर विमल, उनसे आपने लाइफस्टाइल डिसीजेज में जीन्स के महत्व का सुन लिया है, और ये जो डेटा है उन्होंने जो बताया कि ये जो जीनोमिक डेटा है कंबाइंड विथ एपिजेनेटिक्स। अभी एपिजेनेटिक्स का मतलब क्या है कि जो भी जीन है
उसका जो म्यूटेशंस होते हैं और उसकी वजह से जो क्लिनिकल डिसीज होता है वो अंदर मतलब अंदरूनी इनसाइड द बॉडी का एनवायरनमेंट और आउटसाइड द बॉडी का एनवायरनमेंट की वजह से होता है. सो दैट एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स द जीन एक्सप्रेशन इज द फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स. तो अगर आप जीनोमिक डेटा और एपिजेनेटिक्स को कंबाइन करेंगे तो आप जैसे उन्होंने बोला, स्टैन ने भी दोहराया कि प्री डायबिटीज़ हो या ओबेसिटी में आप जा रहे हो या आपको हार्ट डिसीज़ होने वाला है या ब्लड प्रेशर आने वाला है, ये आप जान सकते हैं और उसके लिए आप पहले से ही आपका लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं. तो ये जीनोमिक डेटा, एपिजेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, बैकग्राउंड, ये जो भी है ये सब इसको मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं. बट बेसिकली आप ये जानना ज़रूरी है कि टेस्टिंग के साथ ये ख़त्म नहीं होता है. बेसिक प्रॉब्लम क्या है, एक आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, आपके लाइफ का जो स्टाइल है उसकी वजह से हुआ है. तो जब तक आप लाइफ का स्टाइल कंप्लीटली चेंज नहीं करते हो, और वो चेंज परमानेंट होना चाहिए. अब किसी की शादी है तो आप वो डिज़ाइनर कपड़े डालने के लिए आप 5 किलो कम करते हैं 2 महीने में, फिर वो कपड़ा पिपड़ा डाल लेते हैं और फिर 2 महीने के बाद 10 किलो और बढ़ जाता है. वो वैसा उसका कोई मतलब नहीं है. आप जो भी करते हैं ये ध्यान में रखना चाहिए, ये जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वो परमानेंट होना चाहिए. आप जो भी करेंगे वो हमेशा के लिए करना पड़ेगा. अगर आप कभी भी वो छोड़ देंगे तो वो जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो आप अवॉइड करना चाहते हैं या ट्रीट करना चाहते हैं, वो वापस आ जाएंगे. तो इसके लिए लाइफस्टाइल, आपका एनवायरनमेंट मतलब फूड एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो न्यूट्रीजीनोमिक्स जो आपको ऑलरेडी डॉक्टर बिमल ने समझाया है कि इट इज रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. तो व्हाट डज इट हेल्प यू इन? इट हेल्प्स यू इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज बिफोर इट अपीयर्स. इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन जो स्टैन ने अभी बताया कि अगर मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 2 महीने पहले मालूम हो गया कि एक साइक्लोन आने वाला है, तो उन्होंने जो तैयारी की उसकी वजह से जो पहले 10,000 लोग मरे थे तो अभी हार्डली कोई 100 भी नहीं, उससे भी कम लोग मरे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने सिर्फ डेटा और उसका सही इस्तेमाल से 9,900 लोगों की जान बचाई है. जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. So diagnosis of disease before it appears is very very important. What else does it do? Because we can identify the exact gene which is at fault, and whether it has got 0, 1 or 2 expression in your body, you can increase the accuracy of the diagnosis. Now अगर आपको accuracy of diagnosis है तो आप क्या कर सकते हैं? Targeted treatment कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपको समझो 10 डायबिटीज़ के लोग हैं और 10 लोगों में जीन एक्सप्रेशन अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका एक्सरसाइज करने का अलग है, उनका BMI अलग है, सब अलग है, तो क्या आप एक ही डाइट देंगे क्या सबको? अभी क्या होता है, हमारे जो एलोपैथी में स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब वी आर इनहेरिटेड दिस प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच टू डिसीज फ्रॉम द वेस्ट. तो एक एल्गोरिदम रहता है, ये हुआ तो ऐसा करो, ये करने के बाद अगर ऐसा हुआ तो ये बाजू जाओ, ऐसे हुआ तो ये बाजू जाओ. मतलब एक प्रोटोकॉल रहता है, एक प्रोग्राम रहता है, उसी के तहत आपको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है. हालांकि ये बहुत अच्छा है फॉर मोस्ट केसेस, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल डिसीजेस ये थोड़ा फेल हो जाता है. क्योंकि जो डायबिटीज़ का आदमी है उसका अगर जीनेटिक मेकअप अलग है और उसका एपिजेनेटिक जो इफेक्ट है उसके जीन्स पे वो अलग है, और तो वो तो अलग होने वाला ही है. तो डाइट एक ही रहने से उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा उसके डायबिटीज़ पे. तो टारगेटेड प्रिसीजन ट्रीटमेंट के लिए आपको दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जेनेटिक जो टेस्ट आएंगे, DNA के टेस्ट, उसके बाद उनके साथ एक चर्चा करके उनका जो डाइट है, उनका जो एक्सरसाइज है, उनका जो रूटीन है डेली, उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब वो एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल हो गया, इसको मिला के आपको एक टारगेटेड प्लान दिया जाएगा जो डाइट भी होगा और एक्सरसाइज भी होगा. तो इससे क्या होगा कि इसका जो इफेक्ट है डाइट और एक्सरसाइज का, यू विल गेट अ बिगर बैंग फॉर योर एफर्ट. मतलब
यू विल गेट मोर रिजल्ट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट. अगर आप डाइट करने वाले हैं तो अच्छी तरह से डाइट करो, जो आपके लिए सबसे अच्छा डाइट है, ना कि वो एक डायबिटीज का डाइट जो आप किसी मैगजीन में भी पढ़ सकते हो या बुक में भी पढ़ सकते हो. वो शायद किसी के लिए काम करेगा लेकिन सबके लिए तो काम नहीं करेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So what is the role of nutrigenomics other than lifestyle diseases? We have it in cancer diagnosis and in psychiatry. So in cancer diagnosis हमने क्या देखा है कि with the help of genes which are रोग जीन्स, मतलब वो गंदे जीन्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है. अगर किसी एक कैंसर का एक जो रोग जीन है उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम टारगेटेड बायोलॉजिक थेरेपी दे सकते हैं. These are called monoclonal antibodies. अभी आपने कोविड में भी सुना रहेगा टोसिलिजुमैब, सेरिलिजुमैब. These are monoclonal antibodies जो they act on the tumor antigen, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसमें वो, जैसे हमने अभी वैक्सीन लिया कोविड का तो हमारे बॉडी में वैक्सीन लेने से एंटीबॉडी आ गया अगेंस्ट द वायरस, बराबर है ना. वैसे ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक कैंसर जीन के ऊपर और एंटीजन के ऊपर काम करता है. तो वो टारगेट जाके वो सिर्फ ट्यूमर डिस्ट्रॉय करता है, बाकी किसी को कुछ काम नहीं करता है, मतलब हार्म नहीं करता है. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैज कम एज ए रिजल्ट ऑफ nutrigenetics, or not nutrigenomics but genetics in general. So it also helps to prolong the quality of life in late stage cancer. मतलब even if the cancer has gone to stage 4, जब हमने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया तो स्टेज 3 और 4 हम लोग ऐसे बोलते थे कि जो है वो अच्छे से सबको बुला लो, उनको मिला दो, जो करना है खाने दो, जब जाएंगे जाएंगे. अब ऐसा नहीं है. स्टेज 4 कैंसर में भी 4, 5, 6 साल भी कभी कभी पेशेंट ये होता है, सर्वाइव होता है. और ये जो कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन और ब्लड कैंसर्स, इसमें खास करके बहुत सारा काम हुआ है, जीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसलिए इनमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट है. और एक है कि जो डिप्रेशन है और एडिक्शन टू अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये जो भी है अभी, मतलब ये मालूम था पहले कि ये थोड़ा जेनेटिक भी हो सकता है. अब इसके भी जीन्स जो हैं जो उसको मतलब डिप्रेशन को लीड टू डिप्रेशन और लीड टू एडिक्शन, ये आइडेंटिफाई किए गए हैं. और एक बार जीन आइडेंटिफाई होता है तो उसमें एपिजेनेटिक्स आ जाता है, उसमें डाइट आ जाता है और उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आ जाता है, जिससे ये अभी आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं आने से पहले. मतलब अगर आपको मालूम है कि आपके पास वो जीन है कि अगर आपने दारू थोड़ी भी पी तो आप उसको आगे जाके अल्कोहलिक बन सकते हैं, या ड्रग्स आपने 1-2 टाइम ट्राई किया तो आप एडिक्ट बन सकते हैं. तो आप ट्राई नहीं करना है, कितना भी पीयर प्रेशर, मतलब फ्रेंड्स कितना भी बोलें, आपको नहीं करना है. अगर आपको ये पहले से जानकारी होगी तो आप करेंगे ही नहीं. और अगर आपके समझो बच्चों में भी वो हो सकते हैं तो आप इनका ट्रीटमेंट मतलब टेस्ट करके रखेंगे तो यू कैन अवॉइड देम बिकमिंग एडिक्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड. So it is also, as I said, in cancer and in some psychiatric diseases, but also in certain inherited diseases. These inherited diseases are like, you must have heard of thalassemia, hemophilia. These are all kinds of blood related diseases जहाँ पे blood पतला हो जाता है. और वो इनहेरिटेड डिजीज की वजह से अभी हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल है जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है, वो 120 दिन रहता है. मतलब 120 दिन तक वो अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसके बाद वो मर जाता है और नया सेल आता है. अब जिनको ये हीमोफीलिया या एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसीजेस रहते हैं, इसको हीमोफिलिक एनीमियाज बोलते हैं, उसमें ये 120 दिन का पीरियड कम होते जाता है. 100 दिन, 30 दिन, 60 दिन, अलग अलग डिसीजेज में. लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि लोगों में खून पतला हो जाता है और उनको कमजोरी हो जाती है और उनको बार बार खून देना पड़ता है और उनका जो भी है वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है कैंसर के जैसे, नॉट कैंसर बट उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है. अब इन डिसीजेस का भी हमने जीन्स आइडेंटिफाई किया है, तो इन ऐसे डिसीजेस को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं अभी, मतलब बार बार ब्लड देने की जरूरत नहीं पड़ती है. न्यूरोलॉजिकल डिसीज इसमें सबसे ज्यादा एडवांस हुआ है. अब न्यूरोलॉजिकल डिसीज जैसे आपने सुना होगा अल्जाइमर्स डिसीज, जहाँ पे आदमी का दिमाग उल्टा जाता है, मतलब वो बच्चे की तरह करने लगता है उल्टा. ओके,
जैसे बहुत उम्र होने के बाद हम बोलते हैं ना कि सटिया गया है आदमी, वैसे होता है। तो these neurological diseases are again like Parkinson's disease, Alzheimer's disease, and certain inherited diseases, okay, like Huntington's chorea and all that. These diseases are now diagnosed with precision because we can identify the gene. जो रोग जीन है उसको आइडेंटिफाई करके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक्स, न्यूट्रिजिनोमिक्स और एपिजेनेटिक्स का ये वरदान है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजेस जो पहले ट्रीटमेंट था ही नहीं, अब उसके लिए बहुत सारा उम्मीद है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या नहीं सॉरी, यस, अभी फार्मेकोजिनोमिक्स क्या है? फार्मेकोजिनोमिक्स जैसे न्यूट्रिजिनोमिक्स है वैसे ही है, लेकिन न्यूट्रिजिनोमिक्स में हम डाइट का इस्तेमाल करते हैं टू मैनिपुलेट द डिसीज, राइट? मतलब डायग्नोस करके उसका इलाज करने के लिए हम न्यूट्रिजिनोमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फार्मेकोजिनोमिक्स एक नया ऑफशूट जिनोमिक्स का हो गया है, जहां पे ड्रग्स का क्या असर होता है। अब हमने देखा है कि मेटफॉर्मिन विच इज अ वेरी कॉमन ड्रग यूज्ड इन डायबिटीज, अब उसका जो इफेक्ट है टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और उसकी वजह से डायबिटीज होता है टाइप 2, उसमें मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको इंसुलिन देने से भी इतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अब ये मेटफॉर्मिन का जो इफेक्ट है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग दिखा गया। अब इसका स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि किसी किसी को एक जीन रहता है जिससे मेटफॉर्मिन का इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है, और जिसमें वो जीन नहीं है उसमें इफेक्ट अच्छा होता है। तो वैसे ही कोई भी आप अगर दवाई देते हो तो आपने देखा होगा कि एक दवाई एक आदमी को दिया, बहुत अच्छा असर आया, दूसरे आदमी को उसका रिएक्शन आ गया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसकी वजह से कोई दवाई अच्छी लगती है, किसी को अच्छी सूट नहीं होती है। अब आपने देखा रहेगा कोई बोलता है कि मेरे को ये दवाई सूट नहीं होती है, मेरे को ये दवाई सूट नहीं होती। वो जो आप बोल रहे हैं ना, उसका जो डीप का स्टडी इस फार्माकोजिनोमिक्स, इससे क्या मालूम पड़ता है अपने को कि कौन सा दवाई किसके लिए कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से डोज में इस्तेमाल करना है, और कम से कम डोज में सबसे ज्यादा उसका फायदा कैसे कर सकते हैं, और साइड इफेक्ट जो होता है दवाई का वो सबसे कम कैसे कर सकते हैं। तो फार्माकोजिनोमिक्स एक नया साइंस है और इसका बहुत इस्तेमाल अभी नहीं आया है रूटीन मेडिकल प्रैक्टिस में, लेकिन आने वाले समय में फार्माकोजिनोमिक्स की वजह से बहुत सारा डोसेजेस और बहुत सारा टाइप्स ऑफ ड्रग्स, अभी आपने देखा रहेगा कि ब्लड प्रेशर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रग्स रहते हैं, तो कौन सा ड्रग किसके लिए और कौन से डोज में यूज करना जरूरी है वो ऐसे स्टडीज से मालूम पड़ेगा। क्यों कि ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज का दवाई आपको पूरे जिंदगी लेना है, तो अगर आपको मालूम है कि कम डोज में आपको ज्यादा फायदा होगा तो वो अच्छा होगा। अब ये जो भी है, मतलब न्यूट्रिजिनोमिक्स एंड ये फार्माकोजिनोमिक्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स इज डिपेंडेंट ऑन बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब क्या है कि यू हैव टू डू मिलियंस ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स। तो यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस के ह्यूमन जीन्स कौन से डिसीज में कैसे काम करते हैं, कौन से लाइफस्टाइल डिसीज में कौन सा जीन इंपॉर्टेंट है। जो अभी डॉक्टर विमल ने बोला कि डायबिटीज में TGL4 और ME4 और फैट में FOT एंड दूसरा लाइपोप्रोटीन में ApoE, दीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, सो दीज जीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये बिग डेटा का इस्तेमाल होता है। मतलब बहुत सारे सीक्वेंसिंग करना पड़ता है टू नो व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल। जब तक आपको जो नॉर्मल है वो मालूम नहीं है तो एबनॉर्मल कैसे मालूम पड़ेगा। तो अगर आपको जीन सीक्वेंसिंग करके जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है उनका जेनेटिक मेकअप देखो, और जिसको ब्लड प्रेशर है उनका जेनेटिक मेकअप देखेंगे तो आपको कौन सा जीन इसमें खराब है वो मालूम पड़ेगा। तो बिग डेटा का यही मतलब होता है कि मिलियंस ऑफ रेफरेंसेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस, इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स एंड फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मतलब जीन जो है उसकी वजह से कौन सी बीमारी दिखती है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ऑल कलेक्टेड एंड कोलिज्ड इनटू अ मल्टीफैक्टोरियल डेटाबेस एंड एल्गोरिदम। मतलब इसको पूरा डेटा को कंप्यूटर में डाल के उसका एल्गोरिदम करके उसमें से हम लोग उसको डेटा एनालिसिस करके मालूम कर सकते हैं कि ऐसे जीन्स में ऐसे इलाज हो सकता है, ऐसे जीन्स की वजह से ऐसा दवाई दे सकते हैं, ऐसे जीन्स की वजह से ऐसी ऐसी बीमारी हो सकती है।
to compare new patient to this database to get better predictive outcomes. Next slide please. So ये बिग डेटा यूएसए में 2015 में बाराक ओबामा के टाइम पे लॉन्च हुआ था. ये यूके और चाइना में प्रोजेक्ट चल रहा है. ऑलरेडी 600,000 6 लाख जीनोमिक सीक्वेंसेस कर चुके हैं और इसको 60 मिलियन मतलब मेरे को लगता है 6 करोड़ होंगे. 6 करोड़ जीनोमिक सीक्वेंसेस 2025 तक होंगे. जितना डेटा ज़्यादा आएगा उतना एक्यूरेसी बढ़ता है. This database will expand and cover most diseases and help getting better outcomes with precision in diagnosis, treatment and prevention of disease. तो big data का इस्तेमाल करके we will cover more and more diseases, okay, as the time goes by. Now we come to the role of genetics in COVID-19 disease. अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले एक बैकग्राउंड दे दूं. COVID-19 जो है वो एक SARS-CoV-2 करके एक वायरस है जिसकी वजह से होता है. अब SARS-CoV-2 दो लोगों को लगता है. एक जन आईसीयू में जाता है और दूसरा घर में बैठ के अपने 2-3 गोली लेके आइवरमेक्टिन वगैरह लेके अच्छा हो जाता है. ये ऐसे क्यों होता है? अभी किसी ने बोला कि पहले बोलते थे वेव 1 में कि वो डायबिटीज़ है या उनका उम्र ज़्यादा है या उनको हार्ट का प्रॉब्लम है. ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियस होता है और ज़्यादा आईसीयू में जाते हैं. लेकिन अब दिस टाइम मतलब सेकेंड वेव में ऐसे देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट यंगर लोगों को ज़्यादा हो रहा है और सीरियस भी हो रहा है. जिनको कोई भी इलनेस भी नहीं है उनको भी सीरियस हो रहा है. किसी को सीरियस मतलब लगता है कि वो होम क्वारंटीन में थे और सडनली मर गए. आपने ये सब सुना होगा. अब ये क्यों हो रहा है? इसका भी एक कारण है. बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट इंडिविजुअल. So it appears that more than comorbidities, मतलब more than the age or comorbidities, that is presence of diabetes, hypertension, etc. It is the inherent genetic makeup of the person which probably ultimately determines whether he will, come with mild disease, moderate disease, severe disease or death. Okay. So the disease susceptibility, the severity एंड प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, ये 3 जो बात है. मतलब डिजीज को ससेप्टेबल मतलब आपको कोरोना के पेशेंट के सामने गए आपको कोरोना हो जाएगा कि नहीं होगा, उसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी. मतलब क्या चांस है आपको कोरोना होगा. दूसरा, अगर हुआ तो कितना ज़्यादा होगा, मतलब सिवियरिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा, माइल्ड होगा कि सिवियर होगा. और तीसरा, आपके अंदरूनी इम्यूनिटी क्या है और उसकी वजह से आपका ये पूरा आउटकम निकल जाता है. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. सो ये जो हमारे बॉडी में जो जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं ये ACE2 करके है. दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2. ये मेन जीन है ACE2. ओके, दूसरा है TMPRSS2 और तीसरा है HLA और चौथा है IL-6. बाकी के भी हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 है, ACE2, TMPRESS, HLA और IL-6. अब ACE2 जो है वो ज़्यादा करके लंग में रहता है, थोड़ा इंटेस्टाइन में रहता है मतलब आंतड़ी में, और थोड़ा किडनी में रहता है. तो ये जो इस ACE2 का जो मतलब जिसमें ACE2 ज़्यादा है, ओके, एक्सप्रेशन, उनको सिवियरिटी ज़्यादा हो सकता है. सिमिलरली TMPRESS, ये जो जीन है जिनको ज़्यादा रहता है TMPRESS, उनको ज़्यादा सीवियर डिसीज हो सकता है. तीसरा, HLA में भी HLA जो है वो प्रोटेक्टिव रहता है, मतलब जिनको HLA कम रहता है एक टाइप का, उनको डिसीज ज़्यादा हो सकता है और उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम हो सकता है. और लास्ट इज IL-6. इसको आपने सुना रहेगा, इंटरल्यूकिन 6. ये जो साइटोकिन स्टॉर्म, मतलब अगर आप देखेंगे कोविड दो पार्ट्स में रहता है, पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता. पहला हफ्ता जो है वो माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं जैसे फीवर, लूज मोशंस, खांसी, वो सब. और वो जो रहता है वो वायरस जो आपके बॉडी में एंटर करके मतलब नाक में सांस से वो आपके फेफड़े में जाके उधर जाके ये ACE2 इनहिबिटर के थ्रू अटैच होके वो सेल्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो वो जो क्रिया होती है उसकी वजह से बुखार आता है, खांसी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये माइल्ड डिसीज है.
अब सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड वीक में ये IL-6 जो है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स आता है वो वायरस को, और जब वो वायरस ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये IL-6 का रिस्पॉन्स हाइपर हो जाता है, और ये IL-6 अगर हाइपर हो जाता है तो वो क्या करता है कि पूरा जो फेफड़ा है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो लंग को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसका आपने सुना रहेगा कोविड निमोनिया, लेकिन वो निमोनिया नहीं है, बेसिकली वो पूरा जो फेफड़ा का अंदर का जो लाइनिंग है उसको खराब कर देता है और उसमें पानी भर जाता है। तो ऑक्सीजन जो है, हम जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है वहां पे खून आता है, खून और फेफड़े के बीच में एक ऐसा मेम्ब्रेन रहता है, तो ऑक्सीजन खून में जाता है और सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसमें खून का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आके सांस के बाहर आ जाता है, तो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड में का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़े में आता है। वो जो एक्सचेंज होता है वो एक एकदम पतला मेम्ब्रेन रहता है, वो मेम्ब्रेन में अगर पानी भर गया तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन सांस से जो ब्लड में जाना चाहिए और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वापस आना चाहिए वो नहीं होता है। वो नहीं होने से ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है, उसको बोलते हैं PO2 लेवल, जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से आपके उंगली पे देखते हैं। तो अगर वो हुआ तो बाद में आपके किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन जाएगा नहीं, वो हार्ट हो या किडनी हो या लिवर हो, तो धीरे धीरे सब जो ऑर्गन्स है वो मरने लगते हैं, तो वो मल्टी ऑर्गन फेलियर होके फिर पेशेंट का डेथ होता है। तो बेसिकली ये जो जेनेटिक वेरिएंट्स है इन दीज 4 ACE2, TMPRESS, HLA एंड IL-6 विल डिटरमिन कि आपको डिसीज मॉडरेट होगा, माइल्ड होगा या सीवियर होगा। सो व्हाट डू दे डू? दीज जेनेटिक वेरिएंट्स मॉड्यूलेट ससेप्टिबिलिटी, मतलब किसी का कोविड ज्यादा होने का चांस है, कम होने का चांस, वो ये जीन्स तय करते हैं। जो सीवियरिटी है, जो किसी को माइल्ड डिसीज हो गया और ठीक हो गया, किसी को सीवियर डिसीज हो गया, ये भी ये जीन्स का ये 4-5 जीन्स डिसाइड करते हैं। फिर जो सिम्टम्स आपको आएंगे वो भी ये डिसाइड करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है, जो मैंने बोला दूसरे हफ्ते में जो साइटोकिन स्टॉर्म आता है, जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स आता है, वो ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये भी ये 4 या 5 जीन्स तय करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये हो गया होस्ट फैक्टर्स, मतलब जो हम में है। अब वायरस का क्या है? अभी जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ द कोविड वायरस विच एग्जिबिट बायोलॉजिकल डिफरेंस इन देयर एक्टिविटी। तो अभी इसमें 2 टाइप का है, सिंगल अमाइनो चेन एसिड म्यूटेशंस इन द स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूटेशंस इन नॉन स्ट्रक्चरल एक्सेसरी प्रोटीन। अभी आप एक समझ लो कि वायरस जो है वो एक उसको प्रोटीन का कवर है, और उसमें ऐसे नोकीले, आपने देखा रहेगा, वो एक गोल है और उसको नोकीले ऐसे कांटे जैसे, वो कांटे जो है उसको बोलते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। अब उसमें जो म्यूटेशंस हो गए उसकी वजह से आपने अभी सुना रहेगा यूके म्यूटेंट, इंडियन म्यूटेंट, ब्राजील म्यूटेंट, ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन चेंज होते रहता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन या शेप चेंज होने की वजह से वो म्यूटेट हो जाता है। तो ये जो म्यूटेशंस है वायरस के, ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के म्यूटेशन की वजह से होते हैं। अब वायरस क्यों म्यूटेट करता है? बिकॉज उसको जीना है, उसको मालूम हो गया कि वेव 1 में जो पहला जो कोविड-19 का वायरस था उसके अगेंस्ट अभी सभी लोगों ने वैक्सीन बनाया, या तो उनको इन्फेक्शन होकर एंटीबॉडीज बन गया, अब उसको सर्वाइव होने के लिए वो म्यूटेट करता है। ओके, वो ही चेंजेस। इट इज लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल जो अभी थोड़े सीनियर लोग हैं, पहले टाइपराइटर यूज करते थे, अब टाइपराइटर को यूज नहीं करता है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, बाद में कंप्यूटर आया, अभी ये कंप्यूटर आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हो गया। तो अगर आपने चेंज नहीं किया विद द टाइम, राइट, ऑफिस में टाइपराइटर छोड़ के आपने कंप्यूटर नहीं सीखा तो आपका जॉब चला गया, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ, therefore the virus also wants to survive, so it keeps mutating. And how does it mutate? By changing the configuration of the spike glycoprotein. So this can modulate these genes ACE2, then it can modulate the TMPRESS, HLA and IL-6. And because they do that, they can modulate the immune response. Okay, they can also promote immune escape. That means this mutation will cause
will cause them to escape the immune response altogether. Okay, and most important, अभी आपने को मैंने आपको बोला था monoclonal antibody जैसे tocilizumab, these are medicines which are used to treat the interleukin induced cytokine storm, मतलब जो hyper immune response ट्रीट करने के लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लोग यूज करते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी ये म्यूटेशंस की वजह से नहीं आता है. दूसरा है म्यूटेशन इन दी एक्सेसरी प्रोटीन. अभी आपने सुना रहेगा कोविशील्ड एक वैक्सीन है, कोवैक्सीन एक वैक्सीन है, मतलब भारत बायोटेक का जो वैक्सीन बना है वो है कोवैक्सीन, और कोविशील्ड है जिसका एस्ट्राजेनेका ने बनाया है. अब जो कोविशील्ड है वो ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की अगेंस्ट है, मतलब उसको ब्लॉक करता है. ओके, तो वो स्पेसिफिक है. लेकिन ये जो बाकी के एक्सेसरी प्रोटीन्स है वो वायरस में, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है उसका इफेक्ट. लेकिन जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है वो सभी प्रोटीन्स है, मतलब स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन और एक्सेसरी प्रोटीन्स दोनों के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी करता है. तो ये जो एक्सेसरी प्रोटीन्स है उनका भी काम है. सो व्हाट दे डू, दे डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीवायरल्स. जो आपने एंटीवायरल यूज किया रेमडेसिविर वगैरह, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ये प्रोटीन्स तय करते हैं. फिर दे डिसरप्ट द इम्यून रिस्पॉन्स, बोथ T cell and disrupt cell mediated immunity, and they modulate the host cellular interactions with the viral particle. मतलब आपका जो पूरा immune response है उसको वो चेंज कर देता है. तो इसलिए कोई लोग अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पीएम ने या हमारे सीएम ने, महाराष्ट्र का सीएम ने वो कोवैक्सीन लिया क्योंकि वो बहुत सारे म्यूटेटेड वायरसेस को भी उसके अगेंस्ट ये कर सकता है. कोविशील्ड या फाइजर का जो वैक्सीन है वो स्पेसिफिक पहले वाला जो स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट काम करता है ज्यादा, लेकिन वो म्यूटेंट्स के इतना इफेक्टिव नहीं दिखा गया है, लेकिन परसेंटेज कम है. अगर वो 90% है तो म्यूटेंट के अगेंस्ट उसका 65% इफेक्टिवनेस है. तो लेकिन सेफ्टी वाइज ये ग्लाइकोप्रोटीन वाला ज्यादा सेफ है. Okay, Covishield is safer and they have done more studies about safety, but effectiveness or a range of effectiveness against mutants is better with the Covaxin. इसका ये मतलब हुआ. Next slide. So this also, मतलब ये genetic studies also help us to develop sensitive tests. अभी आपने RT-PCR test के बारे में सुना है. वो RT-PCR test also is based on genetics. You see, it tests the genetic markers of the virus. Because these viruses are having this chromosome 6, okay, the DNA on the chromosome 6, it is a specific DNA on chromosome 6 of the virus which is tested by the RT-PCR test. So what it does is it allows us to detect the virus in very small quantities, and therefore even before a person becomes symptomatic we can actually detect. Sometimes you might have seen कि अरे we are surprised that our COVID test is positive, हमको symptom नहीं है, because it can detect in very small quantities. So it's a very sensitive test. And if you develop these tests, you can also develop algorithms to treat. So based on the genetic studies only, and as the disease progressed over the last 1 year, we became more and more accurate and better in trying to save the patient. If you see, first time we did not know what was the virus doing. We thought it is a pneumonia. But it was not a pneumonia. It was basically coagulation. It causes blood clots. मतलब वो रक्त का गांठ बना देता है सब जगह. Not a pneumonia. तो वो ट्रीटमेंट चेंज हो गया. Okay. Then we came to know कि what kind of ventilator has to be used. पहले हम लोग वेंटिलेटर यूज करते थे, but actually ventilator is counterproductive. हमको CPAP देना है और हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है, नॉट वेंटिलेटर. मतलब ऑक्सीजन फोर्स नहीं करना है, सिर्फ बहुत सारा ऑक्सीजन एट हाई फ्लो अपने नाक के पास रखना है. दैट इज बेटर वे टू ट्रीट कोविड सीरियस पेशेंट दैन टू पुट ऑन वेंटिलेटर. सो ये जो भी ज्ञान हमको आया है, ये भी इसका भी बेसिस जेनेटिक्स ही है. तो कंक्लूजन में लास्ट स्लाइड. Genomics is an exciting new field with multifactorial streams of pharmacology, engineering, nutrition, genetics. And as I've already said, and the speaker prior to me has given you an idea, that it is a predictive medicine, and therefore it is a preventive medicine, and it is a precision medicine, and it's a proactive medicine. And therefore we firmly believe, at least I firmly believe, that this is the medicine of the future, because
we are treating physiology, all right, before it becomes pathology. Allopathy treats pathology and neglects physiology. That means between the normal person and the disease, there is a range of people who are in the process of developing a disease. If you can catch them early between the normal phase and the disease process, you can definitely treat it much easily and without much problem control the disease from becoming apparent. That means manifest it as a disease. That is more important than actually treating disease. Of course, treating disease is important. So with this, I conclude my talk. And if there are